हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 6 की बुक का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, पदार्थों का पृथक्करण। और ये लेसन जो है इम्पॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट एनसीईआरटी मैं पढ़ाऊंगी, तो आप लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है, हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी यानी छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। जब चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती को पृथक करने के लिए छलनी का प्रयोग करते हैं। आगे लिखा है, फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। यानी इस लेसन में पृथक्करण के बारे में पढ़ेंगे। हर पदार्थ के पृथक्करण की विधि अलग अलग होती है और प्रश्न भी इन विधियों से ही पूछा जाता है। आगे लिखा है, कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक निकाल दिया गया होगा। कल्पना कीजिए कि एक कटोरी में आम और अमरूद भरे हैं। आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? तो जो बड़े पदार्थ होते हैं यानी बड़ी वस्तुएं होती हैं, उन्हें हम हाथ से पृथक कर सकते हैं। पृथक्करण की कई विधियां हैं, जिनमें से हर पदार्थ के पृथक्करण की विधि अलग अलग होती है। बड़े पदार्थ होते हैं तो उन्हें उठाकर अलग अलग कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, इसी प्रकार से अनाज को भूसे से अलग करने के लिए अलग विधि बताई गई है। दही से मक्खन को निकालने के लिए अलग विधि बताई गई है। तो यही विधियां जो है आगे डिटेल में एक एक करके बताई गई हैं, तो वही पढ़ेंगे आगे। यहाँ आप देख सकते हैं, दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। यानी दूध या दही से यदि मक्खन निकालना है तो इस तरीके से उसका मंथन किया जाता है, और फिर जो मक्खन होता है वह ऊपर आ जाता है। आगे लिखा है, ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? यानी आम और अमरूद तो बड़े बड़े थे, उन्हें उठाकर अलग अलग रख दिया, लेकिन यदि पदार्थ छोटे हों तो क्या करेंगे? आगे लिखा है, कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है, बिल्कुल असंभव है, क्योंकि बहुत छोटे पदार्थों को हाथ से उठाकर अलग नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम पदार्थों को पृथक आखिर क्यों करते हैं। तो पृथक्करण प्रक्रम में लिखा है, चावलों से पत्थरों को पृथक करना, क्योंकि चावलों में अशुद्धियों के रूप में पत्थर होते हैं। उद्देश्य किसके लिए पृथक्करण किया जाता है? दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। पृथक्कृत अवयवों को क्या किया जाता है तो उनको क्या करते हैं? फेंक देते हैं। यानी चावल में यदि पत्थर होते हैं, ठोस अवयव होते हैं वो, तो उन्हें निकालकर फेंक दिया जाता है। आगे लिखा है, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करते हैं और अनुपयोगी अवयवों को दूर कर देते हैं और अशुद्धियों को फेंक देते हैं। चाय की पत्तियों को पृथक किया जाता है। क्यों किया जाता है? हानिकारक अवयवों और अशुद्धियों को दूर करने के लिए, और हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, पृथक्करण की
विधियाँ, जहाँ जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं वहीं से पढ़ेंगे। विधियों से प्रश्न बनते हैं तो विधियों से पढ़ लेते हैं। लिखा है, अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। बिल्कुल किया होगा, सभी ने किया होगा। जैसे हस्तचयन विधि है, इसके अलावा चालनी द्वारा छान कर हम कुछ अशुद्धियों को अलग करते हैं। तो यही सब विधियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहली विधि है हस्तचयन विधि। हस्तचयन यानी हाथ से चुनकर अलग करना। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो क्रियाकलाप के माध्यम से इसको समझते हैं। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्य कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्य कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को इससे पृथक कीजिए। यानी यदि आप चावल खरीद कर लाते हैं तो उसमें पत्थर के टुकड़े भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी और प्रकार का उसमें अनाज मिला हुआ हो, तो उसे किस विधि से पृथक करते हैं? हस्तचयन विधि से। आगे लिखा है, हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है, क्योंकि अशुद्धियों की मात्रा जो है कम होती है। तो इस विधि का प्रयोग उन अशुद्धियों को दूर करने में किया जाता है जिनकी मात्रा कम होती है, तो उन्हें हाथ से उठाकर अलग निकाल दिया जाता है। तो हस्तचयन विधि का प्रयोग चावल साफ करने में, दाल साफ करने में और अनाज जो होते हैं उनमें थोड़ी बहुत यदि अशुद्धियां हैं, पत्थर हैं, मिट्टी के कण हैं, अन्य प्रकार के अनाज हैं, तो उनको पृथक करने के लिए हस्तचयन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो पहली विधि थी हस्तचयन विधि, इसे पढ़ लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं इस चित्र में अनाज से पत्थर के टुकड़ों का हस्तचयन, यानी अनाज में कुछ पत्थर के टुकड़े हैं और ये व्यक्ति हस्तचयन विधि से उनको पृथक कर रहा है। तो पहली विधि पढ़ ली हस्तचयन। अब दूसरी लिखी हुई है थ्रेसिंग, यानी थ्रेसिंग क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। यानी यदि गेहूं की फसल है, तैयार हो जाती है, जब गेहूं की फसल पक जाती है तो उन्हें काट कर उनके गट्ठर बना दिए जाते हैं और सूखने दिया जाता है। आगे लिखा है, प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्य कण लगे होते हैं, यानी जो पौधे होते हैं उनमें बालियां लगी होती हैं। आगे लिखा है, खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्य कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्य कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये बड़े होते हैं आकार में, तो इन्हें आसानी से तोड़कर रख लिया जाता है। लेकिन अनाज के एक एक दाने को तोड़ना संभव नहीं है, तो यही बताया जा रहा है। आगे लिखा है, परंतु अन्य कण और आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हैं। यानी जो अनाज के दाने हैं आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? तो इसके लिए अपनाई जाती है थ्रेसिंग विधि। आगे लिखा है, सूखे पौधे की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। तो इसमें प्राचीन विधि भी लिखी हुई है। पहले डंडियों से पीटकर अनाज को अलग किया जाता था, उसके बाद बैलों के द्वारा इस कार्य को किया जाता था। लेकिन अब आधुनिक युग में थ्रेसिंग मशीनें आ गई हैं और सभी अनाजों को थ्रेसिंग मशीन द्वारा ही उनकी डंडियों से अलग किया जाता है। आगे लिखा हुआ है,
यहाँ इस चित्र में आप समझ सकते हैं, पहले और बाद की सभी विधियों के बारे में बताया गया है। पहले डंडियों से पीट कर अनाज अलग किया जाता था, उसके बाद बैलों के द्वारा इस कार्य को कराया जाता था, लेकिन अब ये कार्य मशीनों द्वारा ही किया जाता है। थ्रेसिंग मशीन आपने देखी होगी और उसी से अनाजों को पृथक किया जाता है पौधों से और उन्हें घर तक भंडारित किया जाता है। आगे लिखा है निष्पावन। पहली विधि हस्तचयन थी, दूसरी थी थ्रेसिंग, तीसरी विधि है निष्पावन। तो ये सब विधियां आप लोग ध्यान से समझते चलिए, क्योंकि आपको इनसे एक प्रश्न मिलेगा। तो अगली विधि पढ़ लेते हैं, निष्पावन। लिखा है सूखे रेत अथवा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण लीजिए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के माप समान हैं? क्या हस्तचयन विधि द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? तो बिल्कुल भी संभव नहीं है हस्तचयन विधि द्वारा इन अवयवों को पृथक करना। तो इसके लिए निष्पावन विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा है, अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? तो यदि इस विधि द्वारा अवयवों को पृथक किया जाता है तो उसमें जो भारी अवयव होते हैं वह पास ही गिरते हैं, लेकिन हवा के कारण जो हल्के अवयव होते हैं वह दूर गिरते हैं। तो हल्के और भारी अवयवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा है, किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से आप चित्र में आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकार से आपको खड़े होना है हवा की दिशा में। आपको अनाज इस तरीके से नीचे गिराना है। इसमें जो भूसा होता है वह अनाज से हल्का होता है तो वह दूर गिरेगा और अनाज जो है यहाँ नीचे एकत्र हो जाएगा। तो यदि जो अनाज है कटाई के वक्त उसमें थोड़ा बहुत भूसा रह जाता है तो उसको इसी प्रकार से किसान पृथक करते हैं। तो आपको याद रखना है कि भारी और हल्के अवयवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए निष्पावन विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, भूसे से हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफार्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। तो ये थी निष्पावन विधि। ध्यान से समझते चलिए, एक दो बार आप वीडियो देखेंगे आपको ये सभी विधियां याद हो जाएंगी। अब लिखा है चालन, और चालन का प्रयोग प्रतिदिन के कार्यों में किया जाता है। तो चलिए चालन के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। कभी कभी क्यों? आटे से व्यंजन तो डेली बनाया जाता है और रोटी तो हम लोग प्रतिदिन ही खाते हैं। तो आगे लिखा है, इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चालनी यानी छन्नी का प्रयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। इस तरीके से आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में रह जाती हैं। प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतया गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाता है को दूर किया जाता है।
आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक किया जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस तरीके से तिरछा रखा जाता है। रेत और उसमें और जो मोरंग होता है उसमें जो अशुद्धियां होती हैं यानी कंकड़, पत्थर, मिट्टी, तो उन्हें इसी प्रकार से अलग कर लिया जाता है। और चालन का प्रयोग अनाजों के लिए तो किया ही जाता है। जैसे यदि चने हैं उनमें कोई अशुद्धि है तो उन्हें छान लिया जाता है। दालें हैं, इस प्रकार से उनमें यदि कोई अशुद्धि है तो उनको भी छान लिया जाता है। तो चालन का प्रयोग दैनिक कार्यों में भी होता है, भवन निर्माण में भी किया जाता है। तो चालन आपको याद रखना है, आटे को जिस प्रकार से छानते हैं तो उसमें भूसी जो है वो रह जाती है, उसको निकाल कर फेंक देते हैं, आटा नीचे एकत्र हो जाता है। तो इसी प्रकार से चालन में अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो चालन के बारे में भी पढ़ लिया। अब लिखा है अविषादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे प्रश्न बन जाता है। तो लिखा है कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करें? यानी पत्थर कंकड़ होते हैं तो उन्हें तो हाथ से उठाकर फेंक दिया जाता है, यदि मिट्टी उसमें मिली हुई है तो उसको कैसे पृथक करेंगे? आगे लिखा है प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती हैं। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? तो चावल जो है बर्तन की तली में इकट्ठे हो जाते हैं जबकि धूल जो है जल में मिश्रित हो जाती है। आगे लिखा है बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। यदि जैसे हमने चावल को धुला, उसमें जल डाला, जो अशुद्धियां थी वो जल में घुल गईं और चावल तली में बैठ गए, तो इस तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया निस्तारण कहलाती है। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो और भी जो पदार्थ होते हैं इनमें अशुद्धियों को अवसादन और निस्तारण द्वारा पृथक किया जाता है, तो इन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो ये मिट्टी और जल का मिश्रण है। अब मिट्टी में जो अघोलित पदार्थ है यानी जो मिट्टी होती है वह तली में बैठ जाती है और ऊपर जो जल में अशुद्धियां मिल जाती हैं उन्हें इस तरीके से दूसरे पात्र में निकाल दिया जाता है। आगे लिखा है यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। कौन कौन से हैं? तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। क्योंकि तेल और जल आपस में मिलाया नहीं जा सकता तो इसी विधि द्वारा इनको पृथक किया जाता है। आगे लिखा है यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। यानी यदि आप जल में तेल डाल देते हैं तो कुछ समय पश्चात क्या होता है, तेल ऊपर अपनी एक पृथक परत बना लेता है, तो निस्तारण के द्वारा उस तेल को अलग किया जा सकता है। आगे लिखा है आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप चालनी यानी छन्नी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है। परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अभी भी मिलती हैं? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन कहते हैं। यानी सीधे सरल शब्दों में समझ लीजिए कि चाय को हम छानते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्यंदन यानी फिल्टर करना। आगे लिखा है अब सोचिए
तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? तो निस्तारण यदि करेंगे तो चाय की पत्तियां उसमें रह जाएंगी, लेकिन यदि निस्यंदन विधि का प्रयोग करेंगे तो चाय में एक भी चाय की पत्ती नहीं रहेगी। तो चाय से पत्तियां पृथक करने के लिए निस्यंदन विधि सबसे अच्छी विधि है। आगे लिखा है, आइए अब हम अपने दैनिक उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करें। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदा पानी प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल यानी उसमें कीचड़ होता है, और विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम यह देखें, क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अवलेय अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। तो यदि जल में मिट्टी मिली हुई है तो उसे किस प्रकार से पृथक करना है, ये बताया जा रहा है। तो इसके लिए क्रियाकलाप लिखा हुआ है। आप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, निस्यंदन, निस्तारण और अवसादन, ये आपको याद रखना है। क्रियाकलाप पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगली विधि पढ़ते हैं। अगली विधि है वाष्पन। तो इसके लिए क्रियाकलाप लिखा हुआ है, तो ये पढ़ना आवश्यक है। लिखा है, एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह से हिलाइए। वाष्पन को समझना है तो ये क्रियाकलाप पढ़ना पड़ेगा। लिखा है, क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नमक से भरे नमक के तो चलिए वाष्पन के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए, जल को उबलकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? तो नमक जो है जल में पूरी तरीके से घुल जाता है, और जब उसे आप गर्म करते हैं तो क्या होता है, जल जो है वाष्प बनकर उड़ जाता है और बीकर में नीचे नमक बचता है। तो यही क्रियाकलाप जो है, इससे ही नमक बनाया जाता है। समुद्र के पानी से उसे क्यारियों में भरा जाता है, जल वाष्प बनकर उड़ जाता है और क्यारियों में नमक एकत्र हो जाता है। तो यह जो प्रक्रिया है यह वाष्पन कहलाती है। आगे लिखा भी है, इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? यहाँ लिखा भी है, समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है, और यही नमक हम लोग खाने में प्रयोग भी करते हैं। और यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से समझ भी सकते हैं, ये समुद्र का पानी है। इस तरीके से क्यारियाँ बनाई जाती हैं, उनमें भर दिया जाता है और वाष्प बनकर जल उड़ जाता है और इसमें नमक प्राप्त हो जाता है। तो नमक प्राप्त किया जाता है वाष्पन विधि से, ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है, पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग, यानी पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग कैसे करते हैं ये समझाया जा रहा है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं।
लिखा है, हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें एक ही विधि द्वारा उनसे अशुद्धियों को पृथक नहीं किया जा सकता, तो उनमें एक से अधिक विधियों का उपयोग किया जाता है। तो इसे क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया गया है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा है कि हस्त चयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं है। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। यानी रेत और नमक का मिश्रण है, उसे बीकर में रखा और उसमें क्या किया? जल मिलाया। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है? अब रेत में नमक मिला हुआ था, तो जो द्रव निस्तारित किया उसमें क्या होगा? नमक। आगे लिखा भी है, क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो आरंभ में मिश्रण में था? बिल्कुल है, क्योंकि नमक उसमें मिला हुआ था। आगे लिखा है, अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलती देखते हैं? यानी जो जल निस्तारित किया था उसमें नमक मिला हुआ है, उसे केतली में रखना है और क्या करना है? इस तरीके से केतली को गर्म करना है। अब क्या करना है? एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। इस तरीके से ये धातु की प्लेट है, इसके ऊपर ये बर्फ के टुकड़े रखे हुए हैं। प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना लेता है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। यानी जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है वह संघनन कहलाती है। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? सभी ने देखा होगा। जब दूध उबाला जाता है उस पर कोई प्लेट ढक दी जाती है, थोड़ी देर बाद जब आप प्लेट उठाते हैं तो उस पर जल की बूंदें देखी जा सकती हैं। आगे लिखा है, जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन तथा वाष्पन एवं संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया। तो केतली में पीछे क्या छूट जाएगा? नमक, क्योंकि नमक ही तो बचा था उसमें जिसे पृथक करना था। तो पृथक्करण की जितनी भी विधियां इस लेसन में बताई गई थी उन सभी को मैंने आपको समझा दिया है। अब लिखा है, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? तो जल जो है कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, लेकिन कितनी भी मात्रा को घोल सकता है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, अध्याय 2 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। जब हम उन पदार्थों को जल में घोल देते हैं तो उन पदार्थों को क्या कहते हैं? विलेयी। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा को निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? तो इसके लिए क्रियाकलाप पढ़ना पड़ेगा। लिखा है, इस कार्य को करने के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, 1 चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह ना घुल जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। इसी प्रकार 1-1 चम्मच करके नमक मिलाते तथा विलोड़ित करते जाइए। विलोड़ित का मतलब है उसे मिलाना यानी घोलना। आगे लिखा है,
कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अवलेयी नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता, क्योंकि नमक की मात्रा ज़्यादा हो गई है और जल में अब नमक नहीं घुल सकता, इसीलिए यह नमक जल की तली में नीचे बैठ जाता है। आगे लिखा है, अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है कि संतृप्त विलयन क्या होता है। जब किसी विलयन में विलेय अपनी अधिकतम संभव सांद्रता पर हो तो ऐसा विलयन जो है संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि ये जो विलयन था इसमें जल में नमक मिलाया गया और एक अवस्था ऐसी आई कि नमक जो है जल में नहीं घुल रहा था, तो यह विलयन क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। तो ये आपको याद रखना है। आगे लिखा हुआ है, एक क्रियाकलाप और लिखा हुआ है, बीकर में कुछ जल लीजिए, अब उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक उसमें नमक ना घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। यानी नमक तब तक मिलाना है जिस प्रकार से अभी इसमें बताया गया था, उसी प्रकार से करना है, संतृप्त विलयन बना लेना है नमक और जल का। आगे लिखा है, अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं? बीकर के तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? यानी यदि आपने संतृप्त विलयन बना लिया और उसे आप गर्म करते हैं तो उसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है, ये यहाँ पर समझाया जा रहा है। आगे लिखा है, इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। तो यही यहाँ पर समझाया जा रहा है कि संतृप्त विलयन है, यदि उसे गर्म किया जाए तो उसमें और अधिक नमक या और भी कोई पदार्थ जो आप घोल रहे हैं वह घोला जा सकता है। तो आपको संतृप्त विलयन के बारे में याद रखना है और यदि उसमें और पदार्थ घोलना है तो उसे गर्म करके उस पदार्थ को घोल सकते हैं। ये वाला क्रियाकलाप पढ़ना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य और लिखा हुआ है, हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ ना घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। तो आपको इस लेसन में जो पृथक्करण की विधियां बताई हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वही आपको याद रखनी है। जितनी भी विधियों के बारे में बताया है वो आपको याद रखनी है और उनके उदाहरण भी याद रखने हैं कि किस पदार्थ को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। और इस लेसन से प्रश्न पृथक्करण की विधियों से ही बनते हैं और कहीं से प्रश्न नहीं बनता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4th लेसन के साथ। और आपको इस लेसन में कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।